तमाशा, मीनिंग, परफॉर्मेंस और सेलिब्रेशन, स्पेशली वन इन्वॉल्विंग डांस। तमाशा इज अ परफॉर्मेंस और हम हैं परफॉर्मर्स जो इस समाज के इशारों पर नाच रहे हैं। और हिम्मत है तो रुक कर बताओ। ऐसा नहीं कि रुकने का कोई तरीका नहीं, तरीका है, बिल्कुल है। इस समाज की कठपुतली बनने की जगह खुद को पहचानना होगा, तभी ये तमाशा खत्म होगा और तभी अपनी कहानी खुद लिख पाओगे। तमाशा इज सेलिब्रेशन। आप भीड़ में फंसकर एक रोबोट बन सकते हो या फिर भीड़ से अपने आप को अलग कर कर अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर सकते हो। ये चॉइस किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ आपकी है। ये फिल्म अपनी बाउंड्रीज पुश करके हमें ये बताने की कोशिश करती है कि जिंदगी एक तमाशा है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि आपके लिए तमाशा आखिर है क्या, एक परफॉर्मेंस या फिर एक सेलिब्रेशन। और ये फिल्म हमें चीख चीख कर खुद की कहानी लिखने के लिए बोल रही है। फिल्म अपने आप में बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग और ब्रिलियंट है, लेकिन मेरी इस फिल्म से एक बहुत बड़ी शिकायत भी है जो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चलो इस मूवी को समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म के फर्स्ट सीन में ही बहुत ज्यादा प्रोफाउंड मीनिंग है और ये फर्स्ट सीक्वेंस फिल्म के कोर फिलोसॉफी को भी बहुत ज्यादा अच्छे से बताती है। रणबीर कपूर जो कि एक रोबोट है और वो एक ट्रेडमिल पर चल रहा है। उसके साथ है दीपिका पादुकोण जो कि एक क्लाउन है जिसके लिए ना कोई रूल्स है ना कोई बाउंड्रीज। और ये एक मेटाफोर है जो हमें बताता है या तो हम खुद की कहानी क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी और की कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। और स्टेज के बैकग्राउंड में रामायण, लैला मजनू, ऑटो रिक्शा वाला, वेद का बचपन और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। बैकग्राउंड में दिखाई गई हर एक चीज इस रोबोट और इस क्लाउन की स्टोरी में कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे। और इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें वेद का बचपन दिखाया जाता है। वेद अपने बचपन से ही स्टोरीज में इंटरेस्टेड था और वो स्टोरी सुनने के लिए एक बाबा के पास जाया करता था जो उसे रोज अलग अलग स्टोरी सुनाया करते थे। एक ऐसे ही सीन में जब बाबा वेद को रामायण सुना रहे होते हैं तभी अचानक से वो रामायण सुनाते सुनाते कोई और कहानी सुनाने लगते हैं। उसके बाद वेद उस बाबा को कहता है कि आपने लास्ट टाइम कोई और कहानी सुनाई थी और इस बार कोई और कहानी सुना रहे हैं। और इसी बात पर बाबा बोलते हैं कि कहानी कहानी होती है, ये मत सोचो कब और किसकी, बस दिल खोलकर कहानी का मजा लो। एक मिनट, वो कुछ गड़बड़ है। क्या? वो लास्ट टाइम आपने मुझे कोई और कहानी सुनाई थी जब वो बदमाश राजा रावण सीता को उठा के ले जाता है लंका। तो क्या तकलीफ है? प्रॉब्लम क्या है? अरे कहानी कहानी होती है और वही कहानी हर जगह चलती है, हर वक्त। अयोध्या में, यूनान में, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सिकंदर की चढ़ाई, लंका की लड़ाई, और इस वक्त हमारे आसपास और तुम्हारी जिंदगी, अरे वही कहानी एक ही। सोचो मत कि कहां और कब और किसकी, बस मजा लो कहानी का दिल खोल के। और जब बाबा ऐसा कह रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली हमें यानी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहानी तो एक ही है, बस बताने का ढंग अलग है। और यही ढंग ऑडियंस में एक सर्टन इमोशन जगाने के लिए यूज किया गया है और हमारा काम एज अ ऑडियंस उसे समझने की कोशिश करना नहीं बल्कि उसे फील करना है। अब हम इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक एक कर तीनों हिस्सों को एनालाइज करेंगे। मूवी का पार्ट 1 सेट है कॉर्सिका में जहां वेद तारा से मिलता है, बट यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। जिस तरह से बाबा ने कहा था कहानी किसकी है वो इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि उसको जीना इम्पोर्टेंट है, उसे एंजॉय करना इम्पोर्टेंट है। और वेद और तारा एक कहानी का हिस्सा बनकर अपने अपने रोल प्ले करने लगते हैं और उस कहानी को एंजॉय करने लगते हैं। अब इस सीन को पहली बार देखने पर यह स्टोरी बहुत ज्यादा घिसी पीटी लगती है। एक ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्री जहाँ 2 लोग मिले हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार होने वाला है। अब इस सीन को याद करते हुए मेरे दिमाग में बॉलीवुड के बहुत ज्यादा रेफरेंसेस आ रहे हैं, स्पेशली राज और सिमरन वाला तो। बट डीडीएलजे और तमाशा में फर्क है। तमाशा इस कोर्सिका वाले पार्ट के थ्रू अपनी स्टोरी टेलिंग शोकेस कर रहा है। यहाँ से शुरू होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर अलग से एक मूवी चल रही है। 2 कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे से सीक्रेट रख रहे हैं, ये भी बॉलीवुड में कुछ नया नहीं है। और ये भी बॉलीवुड में पहली बार नहीं कि कुछ आइडियाज और सीन्स फॉरेन सिटकॉम से कॉपी किए गए हैं। और हाँ, कॉपीड सीन से याद आया, हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो आपको अभी आई बटन में दिख रहा होगा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द पॉइंट।
चाहे आइडियाज रिपीटेटिव क्यों ना हो, बट यहाँ पर फर्क ये है कि इन्हें एक परफेक्ट और मेमोरेबल सीन क्रिएट करने के लिए यूज नहीं किया गया है, बल्कि ये ऑडियंस को हमारी मेडअप रियलिटी से एम्फसाइज करने के लिए यूज किया गया है। और इन कैरेक्टर्स का इनकी रियलिटी छुपाना एक अटेम्प्ट था जिससे वो अपनी एक ऐसी कहानी लिख सके जिसमें वो प्राइड ले सके, चाहे फिर वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। और ऑडियंस इन कैरेक्टर्स को वहाँ पर एक हफ्ते के लिए फॉलो करती है। यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, म्यूजिक सबको ऑडियंस के लिए एक लाइट हार्टेड एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए यूज किया गया है। और ये ब्राइट इमोशंस वाला मॉन्टेज हीर तो बड़ी सैड इस गाने के साथ खत्म होता है और तारा इंडिया लौट जाती है। इस मूवी का सेकंड एक्ट फर्स्ट एक्ट के कुछ सालों बाद शुरू होता है, जब वेद और तारा फिर से मिलते हैं और इमीडिएटली वेद खुद को इंट्रोड्यूस करता है। और अब तक तारा जिस बबल में रह रही थी वो बबल ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि तारा ने अचानक से सच्चाई का एक कड़वा घूंट पी लिया है और रियलिटी में आ गई है। अब वो उस कहानी का किरदार नहीं है जो वो कुछ सालों पहले निभा रहे थे। ऑडियंस के लिए ये मूवी देखते वक्त ये सेकंड पार्ट उनकी जिंदगी का सबसे अनकंफर्टेबल और अनोइंग पार्ट है। वेद जो फर्स्ट एक्ट में एकदम अनप्रेडिक्टेबल था, वही यहाँ एकदम मोनोटोनस और एकदम बोरिंग है। आपको स्क्रीन पर जो इंसान दिख रहा है आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप उसको सीरियसली नहीं लेना चाहते, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपने जो देखा वो मूवी थी और सेकंड पार्ट में हम रियलिटी में हैं। और यही इस डिस्कम्फर्ट का रीजन है। जब वेद तारा को प्रपोज करता है और वो उसे कन्फ्रंट करती है कि वेद वो इंसान नहीं जो वो उसे समझ रही थी, और वेद बोलता है कि मैं डॉन नहीं हूँ, ना ही मैं एक फेमस डायरेक्टर हूँ, वो एक्टिंग थी और ये मेरी रियलिटी है। तुमको क्या हो गया तारा? हाँ, अरे कौन वो कोई नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तुम इमेजिन करती रही हो शायद कि मैं वो हूं। मैं ये हूं तारा, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं सिर्फ ये हूं। इस वक्त दीपिका वही इमोशंस रिफ्लेक्ट कर रही है जो इमोशंस ऑडियंस स्क्रीन के थ्रू फील कर रही है। आप इस इमोशन को डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं जो ऑडियंस और तारा दोनों ही फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ में जिस वेद को देखा था वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं था। यहाँ एक और चीज जो मेंशन करने लायक है वो है जिस तरह से इस पूरे सेकंड एक्ट को शॉट किया गया है। इस पार्ट में जो लाइट ब्लू शेड यूज किया गया है कलर ग्रेडिंग में, वो हमारे विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है और उसी के साथ साथ हमारे डिस्कम्फर्ट को भी और ज्यादा बढ़ाता है। इस फिल्म का सेकंड एक्ट एडवर्ड हॉपर की पेंटिंग्स की तरह लगता है। और फाइनली फिल्म का थर्ड पार्ट जो वेद को फॉलो करता है और वो कैसे अपने आप को पहचानता है वो बताता है। वेद अभी जो इंसान है और वो जो इंसान बनना चाहता है। थर्ड पार्ट इन दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को बताता है और इस कॉन्फ्लिक्ट को तुम साथ हो इस ब्रिलियंट सॉन्ग के साथ भी बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। और वेद के अंदर चल रही ये कॉन्फ्लिक्ट उसे वहीं वापस ले जाती है जहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। वेद अपने होम टाउन वापस जाता है उस बूढ़े बाबा से मिलने के लिए और उससे ये पूछने के लिए कि उसकी कहानी की एंडिंग कैसी होगी, उसे ये पूछने के लिए कि उसे किस राह पर जाना चाहिए। और बूढ़ा बाबा उसे कायर बोलता है और अपनी कहानी खुद लिखने के लिए बोलता है। और ये सेंटेंस सुनते ही वेद को समझ आ जाता है कि उसे अपने आप से भागकर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी और कुछ नहीं। और अगर उसे खुश रहना है तो उसे अपने आप को पहचानना होगा और अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। वेद अपनी ये रियलिटी अपने पापा को बताता है और वो भी उसकी ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वेद अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन क्रिएट करता है और यही वो प्ले है जो हमने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। मूवी पेनफुली रियलिस्टिक है और अकॉर्डिंग टू मी यही सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से मेजोरिटी ऑडियंस ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया। ज्यादातर लोग जो थिएटर में मूवी देखने जाते हैं वो ऑलरेडी इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा है और मूवीज उनके लिए वही एस्केप का काम कर रही होती है जो वेद इस पूरी फिल्म में ढूंढ रहा था। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की जो मुझे इस फिल्म के साथ दिखी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तमाशा के साथ नहीं बल्कि हर उस फिल्म के साथ है जो हमें लेसन देती है कि बी योरसेल्फ। वेद को अपनी जिंदगी में कुछ करना था और कुछ बनना था, बट द रीजन जो वो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था वॉज हिज फादर। लेकिन एंड में जब वेद खुद को पहचानता है तब उसके पापा भी मान जाते हैं और उसकी उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच वॉज अ वेरी स्टेरियोटाइप्ड एंडिंग।
अब अगर हम वेद के उस परफॉर्मेंस को देखें जो हमें इस फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां वो एक रोबोट होता है और वो एक ट्रेडमिल पर चल रहा होता है, ये गैग उसे कहां से मिला? ऑब्वियसली फ्रॉम द लाइफ वो जो अभी तक जी रहा था। मूवी फोकस करती है खुद की कहानी लिखने पर, बट फिल्म की एंडिंग इस चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ना तो रणवीर का कैरेक्टर ये रियलाइज करता है कि उसके स्टोरीज उसके एक्सपीरियंसेस से आई है, ना ही वो ये रियलाइज करता है कि जिस लाइफ से वो अभी तक भाग रहा था, अब उसी लाइफ की कहानियां वो उस लाइफ में सुनाएगा जो उसने अपने लिए चुनी है। मुझे इस फिल्म की एंडिंग को देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि जो फिल्म अपनी खुद की कहानी लिखने के बारे में सिखाती है, वही उस कहानी की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाती और एक स्टेरियोटाइप एंडिंग पर सेटल कर जाती है। बट स्टिल आई अप्रिशिएट द मूवी फॉर व्हाट इट इज। बट मुझे ऐसी एक फिल्म का बेसब्री से इंतजार होगा जहां फादर स्टार्टिंग से ही गो अहेड दे दे और प्रोटैगनिस्ट खुद को ढूंढने निकल जाए बिना किसी क्लीशेड सीन के, और मूवी प्योरली प्रोटैगनिस्ट के सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर फोकस्ड हो। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन बी सेफ, और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो।